बढ़िया से इसका केयर करना। देवा अवसागमन्ये भद्रं कर्णेभिः श्रूयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षाभिगजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनोर्वसे महि देवहितं जरायो सतमिन्नु सरदो अन्ति देवाय त्रान्नशक्राजयत्रान्तनूनां कुद्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिष युर्गन्धोः अतिथियोरतिथिरन्तरिषमलिति माता सपिता सपुत्रः। साथियों, भारत वंदन न्यूज़ से मैं अंजलि सिसोदिया। इस समय मैं हूँ ग्रेटर नोएडा के शारदा विश्वविद्यालय में, जहाँ एक वृहद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और जो शारदा पीठ के पीठाधीश स्वामी श्री हैं अमृतानंद तीर्थ जी, जो यहाँ पे एक किसी बड़े आयोजन के उद्देश्य से आए हैं। आइए जानते हैं वो उद्देश्य क्या है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत वंदन न्यूज़ पर। नारायण। और महाराज जी बताइए कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य था? यह जो सम्मान समारोह किया जा रहा है पाक अधिकृत कश्मीर के विषय में, भारत की संसद ने जो 2 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए हैं उनको कार्यान्वित कराने के लिए एक नैतिक बल तैयार करना और लोग मन बनाएं, उसको सोचें, सिर्फ घोषणा तक ही न रहे, वो कार्यान्वित हो, यह उद्देश्य है इस कार्यक्रम को करने का। जी महाराज जी, जो आप सम्मान समारोह कर रहे हैं वो किन किन कैटेगरियों में दिया जा रहा है? शताब्दी सम्मान समारोह एक ही कैटेगरी है, 21 लोगों को उसमें दिया जा रहा है और बाकी विशिष्ट सम्मान जो दिए जा रहे हैं उसकी अलग सूची है जी। साहित्य और सभी क्षेत्रों में दिया जा रहा है। तो महाराज जी, ये शारदा पीठ के बारे में कुछ बताएंगे थोड़ा सा? शारदा पीठ ये देश को विश्व गुरु जो कहा जाता है, उस विश्व गुरु की डिग्री अवार्ड करने वाली धरती पर एकमात्र जगह है, उसका नाम है शारदा सर्वज्ञ पीठ कश्मीर जी। और वहीं पर लोगों को जगत गुरु की उपाधि दिया जाता था। तो उसी ग्लोरी को फिर से स्थापित करना है। भारत विश्व गुरु तभी रहेगा ना जब वो स्थान हमारे पास रहेगा। और भारत पहले से कहा हुआ है कि हमारा वो अभिन्न भूभाग है, हम उसको वापस लेके रहेंगे। तो सिर्फ वो कहने तक न रहे, क्रिया में परिवर्तित हो, इसलिए प्रयास चल रहा है। महाराज जी, पीओके से जो इस समय हिंदू आए हुए हैं, अधिकतर मेरे ख्याल से मजनू के टीला पे भी स्थापित हैं, उनकी नागरिकता के लिए क्या कार्य हो रहा है संतों की तरफ से? पीओके से नहीं, वो पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए हैं। मैं उनके विषय में कमेंट नहीं करूँगा, मेरा विषय पीओके है जी। पीओके है, ओके ओके, ठीक है सर। तो ये थे हमारे साथ में महाराज जी, और देखते रहिए भारत वंदन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत वंदन न्यूज़ से मैं अंजलि सिसोदिया। साथियों, इस समय मैं हूँ ग्रेटर नोएडा के शारदा विश्वविद्यालय में, जहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। हमारे साथ में इस समय सेवानिवृत्त संतोष द्विवेदी जी हैं, जो कैप्टन हैं, IAS हैं। आइए जानते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस विषय को लेकर थी और कौन कौन लोग उपस्थित रहे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत वंदन न्यूज़ पर। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो सानिध्य था हमारे शंकराचार्य कश्मीर स्वामी अमृतानंद देव तीर्थ जी महाराज का था। उसके अतिरिक्त हमारा जो आयोजन मंडल है, जिसकी अध्यक्षता मैं स्वयं कर रहा हूँ, हम लोग उपस्थित थे। शारदा की तरफ से, शारदा विश्वविद्यालय की तरफ से इनके उपकुलपति और इनके पूरे प्रशासकीय लोग जो हम लोगों से जुड़े हैं इस कार्यक्रम को सफल कराने में, वो सभी उपस्थित थे। और सभी लोग पूरे मनोयोग से आगामी 22 और 23 सितंबर को शारदा अष्टमी है, और यह कार्यक्रम जो हम लोग शारदा शताब्दी सम्मान समारोह करते हैं वो शारदा अष्टमी के दिन करते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए
चूँकि शंकराचार्य जी इस समय चातुर्मास गाज़ियाबाद में कर रहे हैं, तो एनसीआर छोड़ नहीं सकते हैं, तो कश्मीर में न करके गाज़ियाबाद के क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा में शारदा विश्वविद्यालय में कर रहे हैं। तो सर समय क्या रहेगा कार्यक्रम का? कार्यक्रम प्रथम दिवस इनॉग्रल सेशन 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक, प्रथम सत्र 12 बजे से 2 बजे तक और द्वितीय सत्र 3 बजे से 5:30 बजे तक होगा। द्वितीय दिवस पे प्रथम सत्र 11 बजे से 1 बजे तक और मुख्य पुरस्कार सत्र जो होगा वो शाम को 3 बजे से 6 बजे तक होगा। सर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सम्मान समारोह? सम्मान समारोह को करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि समाज के वो लोग जो अपनी सफलता के शिखर पर पहुंच चुके हैं, उनके बारे में अपनी युवा पीढ़ी को, अपने यंग लोगों को जानकारी दी जाए, उनको कोशिश किया जाए कि वो मोटिवेट हों इससे और अपने को भी उन लाइंस पे बना सकें। सर तो सम्मान समारोह में कौन कौन सी कैटेगरीज को सम्मान दिया जाए? इसमें कुल 21 सम्मान दिए जा रहे हैं, जिसमें शिक्षा जगत के लोग हैं, क्रीड़ा जगत के लोग हैं, संगीत के लोग हैं, कवि लोग हैं, सेना के लोग हैं और संस्कृत का प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं, हमारे सनातन का प्रचार प्रसार कराने वाले लोग हैं। इन्हीं की कैटेगरीज रखी गई हैं अलग अलग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए भारत वंदन न्यूज़। नमस्कार। कश्मीर के शंकराचार्य हैं, जिनके विषय में अभी हमने आपको बताया, वो हम सभी लोगों के बीच में हैं। सबसे पहले मैं महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि आप लोगों को अपना आशीर्वाद दें और पीठ के विषय में संक्षेप में बताएंगे। उसके आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे इस कार्यक्रम के विषय में। नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। यहाँ आए हुए सभी लोगों का शारदा सर्वज्ञ पीठ की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शारदा सर्वज्ञ पीठ एक विशेष महत्व रखती है इस देश में। मूलतः इसकी पृष्ठभूमि ऐसी है कि 22 फरवरी 1994 और 15 मार्च 2013 को भारतीय संसद ने 2 बार सर्वसम्मति से संकल्प लिया कि पाक अधिकृत कश्मीर हमारा अभिन्न भूभाग है और हम उसको वापस लेके रहेंगे। इस संकल्प के बाद 94 के बाद बहुत समय बीत गया। जब कुछ नहीं किया तो काशी विद्युत परिषद और विद्युत जनों ने ये निर्णय लिया कि जब तक उस पीठ पर किसी शंकराचार्य का अभिषिक्त नहीं किया जाएगा, उनको बैठाया नहीं जाएगा, तब तक सरकार सचेत नहीं होगी। और इस देश में कोई भी क्रांति हुई है उसके पीछे धार्मिक भावनाएं रही हैं। भारत धर्म प्राण देश है। हमारी आस्था का मूल केंद्र जो शंकर पीठों का अधिष्ठान है, शारदा सर्वज्ञ पीठ कश्मीर, आदि शंकराचार्य भगवान वहीं पर जाकर विराजित हुए, वहीं पर बैठे। बाकी सीटों पर अपने शिष्यों को बैठाया। स्वयं आदि शंकर भगवान उसी पीठ पर जाकर स्थापित हुए। वो विश्व की एकमात्र पीठ है जो जगत गुरु की उपाधि टाइटल अवार्ड करती है। इस देश में 6 जगत गुरु परंपराएं हैं। उन सब के मूल आचार्य वहीं पर जाकर सर्टिफाइड हुए और वहीं पर उनको जगत गुरु की उपाधि मिली। तो इसी उद्देश्य से कि उस अभियान को हम लोग आगे बढ़ाएं और उसके बीच में मूल भावना ये है कि जैसे हम लोगों का ऐसा मानना है और ये विश्वास है कि शारदा सर्वज्ञ पीठ की एक्सेस भारतीय जनता को मिल जाए तो अगले कुछ वर्षों में पीओके आपके पास बिना गोली और बिना गाली के भारत का हिस्सा बन जाएगा। ये मेरा विश्वास है। तो आप लोगों से अनुरोध यह है कि इस कार्यक्रम के विषय में जो हम लोग सम्मान समारोह करते हैं, हमारे इस अभियान में जो जो लोग सहयोगी हैं और जो राष्ट्र हित के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग, उनको चिन्हित करके हम लोग सम्मानित करते हैं हर वर्ष। और यह हमारा 12वां प्रोग्राम है। इसके आयोजन समिति के अध्यक्ष माननीय कैप्टन द्विवेदी साहब आपको विस्तृत जानकारी देंगे। पुरस्कारों के विषय में आप जानकारी कर रहे थे, तो कैटेगरीज में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त सैन्य सेवा के लिए कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह जी हैं, परमवीर चक्र विभूषित। जीवित लोगों में से जो 3 लोग बचे हुए हैं उनमें से एक हैं, जिन्हें कारगिल के वार में
हीरो ऑफ द कारगिल कहा गया था। टोलोलिंग की जो लड़ाई हुई थी, इसका ब्रीफ राइटअप आपको मिलेगा जिस समय हम पुरस्कार बांटेंगे। उनका साइटेशन आर्मी हेडक्वार्टर से जो आया है उसको हम लोग डिटेल में आपको बताएंगे कि कौन सी लड़ाई थी, क्या हुआ था और किस प्रकार से उन्होंने वीरता करते हुए इतनी गोलियां खाने के बाद भी 4 लोग उसमें शहीद हुए थे इनकी टुकड़ी के, लेकिन फिर भी इन्होंने उन पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया और उस चोटी पे कब्जा किया जो हमारे लिए सबसे वाइटल चोटी थी। इसके बाद हैं पद्मश्री R.K. ग्रोवर साहब। ये हम कॉपी दे रहे हैं, आपको लिखने की बहुत आवश्यकता नहीं है, दिस वी आर गिविंग इट टू यू। ये भारतवर्ष में जो टॉप के 5 कैंसर के डॉक्टर्स हैं उनमें से एक हैं और पद्मश्री विभूषित हैं। इनको भारत सरकार ने 2014 में पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया था, इनकी जो सेवा है कैंसर के फील्ड में उसके लिए। इसके बाद हैं पद्मश्री सुनील जोगी। आप लोगों में से बहुत लोग मिले होंगे, साहित्य में इस समय उनका जो सत्य सनातन वाला कविता भी रामायण का चल रहा है और वो लाइव वो सुनाएंगे 23 तारीख को, जिस समय हम लोग उनको सम्मानित करेंगे। उन्होंने विशेष रूप से ये इच्छा जाहिर की है कि उनको एक स्लॉट दिया जाए, हम लोगों ने एक स्लॉट दिया है। वो पद्मश्री सुनील जोगी आपके बीच में उपलब्ध रहेंगे और लाइव वो कविता आपको सुनाएंगे। इसके बाद हैं शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए डॉक्टर मनोज दीक्षित, कुलपति महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। फिर हैं प्रोफेसर B.R. मणि, महानिदेशक राष्ट्रीय संग्रहालय एवं कुलपति भारतीय धरोहर संस्थान। धरोहर और संरक्षण के विषय में इनको दिया गया है। फिर है प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी, कुलपति लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत के उन्नयन के लिए, संस्कृत के विकास के लिए, जिसका इस समय जोर है भारत सरकार का। फिर हैं डॉक्टर तनुजा मनोज नेतारी, ये निदेशक हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, जो अभी नया बना है एम्स आयुर्वेद का। एक तो एम्स बना है आपका, देखा होगा आपने, एक एम्स नया बना है आपके शहर में NCR में, जो आयुर्वेद पर डिवोटेड है और ये बहुत बड़ा नाम है इनका। ये डायरेक्टर हैं उस आयुर्वेदिक निदेशक हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की। इसके बाद डॉक्टर अवधेश बिहारी माथुर साहब हैं, जो सदस्य हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के, भारतीय पुलिस सेवा के हैं बेसिकली, लेकिन इस समय वो अजीत डोभाल साहब की टीम में काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के एक्सपर्ट माने जाते हैं, ये उसी पर कार्य करते हैं। इसके बाद डॉक्टर पांडुरंग पोले साहब हैं, जो लोक सेवा के लिए इनको हम लोगों ने पुरस्कृत किया है। ये कश्मीर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इस IAS के हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कश्मीर। इसके बाद डॉक्टर ब्रह्मदेव राम त्रिपाठी जी हैं, इनको भी संस्कृत उन्नयन के लिए, ये एक ऐसे IAS अफसर हैं जो संस्कृत लेकर के IAS में सेलेक्ट हुए और इस समय मेघालय के राज्यपाल के प्रमुख सचिव हैं। ये धोती में ज़्यादातर रहते हैं, तो ये आएंगे और बहुत खोज करके इनको निकाला गया है। फिर हैं डॉक्टर राघव लंगर, इनको भी लोक सेवा के लिए पुरस्कृत किया गया है। ये जम्मू एंड कश्मीर सरकार के प्रमुख सचिव हैं। प्लानिंग सेक्रेटरी। हाँ। नेक्स्ट है डॉक्टर अरुणवीर सिंह, जिनको आप सब लोग जानते हैं, यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी के CEO हैं। लोक सेवा के लिए इनको दिया गया है। फिर डॉक्टर रश्मि सिंह हैं, आयुक्त एवं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, जिनको लोक सेवा के लिए दिया गया, IAS की महिला है ये। फिर डॉक्टर सचिन गुप्ता साहब हैं, कुलाधिपति संस्कृत विश्वविद्यालय, ये शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृत विश्वविद्यालय मथुरा। फिर एजाज अहमद हैं, असद अहमद, एजाज असद सॉरी, DC श्रीनगर हैं ये, इनको भी लोक सेवा के लिए पुरस्कृत किया गया। बड़े अच्छे काम उन्होंने श्रीनगर में किए हैं अपने टेन्योर में। हाँ। फिर श्री तेजेंद्र सिंह ढिल्लों हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय शूटर हैं, कोच हैं और रेफरी हैं, भारतीय
शूटिंग टीम जो है उसके रिटायर्ड डीआईजी हैं बीएसएफ के, ये खेल के क्षेत्र में इनको दिया गया। श्री अरुण योगी हैं उसके बाद अध्यक्ष मानव मंदिर मिशन इंटरनेशनल स्वीडन, इनको योग और भारतीय शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए विदेशों में ये भारतीय शिक्षा का और योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसके लिए इनको दिया गया है पुरस्कार। इसके बाद प्रोफेसर शीला मिश्रा हैं, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष स्टैटिस्टिक्स लखनऊ विश्वविद्यालय, ये विदेशों में काफ़ी समय तक रही हैं और बहुत आउटस्टैंडिंग है शिक्षा के क्षेत्र में। इसके बाद डॉक्टर विवेकानंद तिवारी हैं, अध्यक्ष अंबेडकर पीठ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय साहित्य के लिए, इन्होंने ढेर सारी किताबें लिख डाली हैं, 200 से इनकी किताबें रिलीज भी हो रही हैं उसने काफ़ी। फिर मानस दास जी हैं, ये इकलौते संत हैं जो संगीत के अथॉरिटी माने जाते हैं, संगीत के फील्ड में इनको दिया गया है। ये अयोध्या में हनुमान मंदिर में रहते हैं और क्लासिकल म्यूजिक के बारे में ये कहा जाता है कि ये लीजेंडरी फिगर हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं भारतवर्ष में बचे हुए। संत होने के बावजूद बहुत अच्छी जानकारी संस्कृत म्यूजिक की है इनको, और शाम को ये परफॉर्म भी करेंगे 22 तारीख को, इनका लाइव परफॉर्मेंस भी है शाम को 7 से 8 बजे तक यहीं पर। नेक्स्ट हैं श्री विजय पंडित जी, ये रंगमंच के कलाकार हैं, बम्बई से हैं और रंगमंच पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको रंगमंच के क्षेत्र में रखा गया है। फिर प्रशांत जैन हैं, एमडी इंडिका किताब वाले, प्रकाशन के क्षेत्र में रखा गया है। फिर के सिंह हैं, साहित्य के क्षेत्र में। फिर हैं नेक्स्ट रंजीत सांगले साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के, विधि के क्षेत्र में इन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग काम किए हैं। इनके बहुत सारे जजमेंट्स जो हैं जिन्होंने इन्होंने आर्ग्यूमेंट्स किए हैं वो रिकॉर्डेड हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, इनको रखा गया है। श्री अनूप कौल हैं, अध्यक्ष संपूर्ण कश्मीर संगठन, ये दिल्ली बेस्ड हैं लेकिन कश्मीरी विस्थापितों के लिए विगत 25 वर्षों से संघर्षरत हैं कि उनका अधिकार उनको मिल जाए और वो लोग अपने पुराने स्थान पर पुनर्स्थापित हो सकें। और लास्ट में आपको एक ऐसे नाम से मुलाकात होगी जिनको राजीव चूनी कहते हैं। राजीव चूनी जो हैं अध्यक्ष SOS इंटरनेशनल, ये तो जो अनूप कौल हैं ये काम कर रहे हैं कश्मीरी विस्थापित, जो कश्मीरी माइग्रेंट थे जो कश्मीर से भाग करके भारतवर्ष के अन्य कोनों में आए, लेकिन चूनी जी काम कर रहे हैं उन विस्थापितों पर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से खदेड़े गए, निर्वसित जिनको कहते हैं, जो मतलब वहाँ से भगाए गए, POK जो सो कॉल्ड है, उनके ऊपर ये काम कर रहे हैं और उनकी हर लेवल की मदद कर रहे हैं। ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग आदमी हैं। इस संगठन के अध्यक्ष भी, हाँ, इनका जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना है उसके अध्यक्ष। हाँ, ये टोटल हमारे अवार्डीज थे। सभी ने स्वीकृति आने की दे दी है। हाँ, अभी तक तो सबका। प्रोग्राम आपका कल 2 दिन का है? ये 2 दिन का है, ये 10 से 11:40। हम कॉपी दे रहे हैं आपको, कॉपी मंगाए जी। इसमें कौन कौन लोग शामिल हो? हाँ, इसमें हम बता रहे हैं आपको। इसमें मुख्य अतिथि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद साहब होंगे और महाराज श्री का सानिध्य तो है ही है, ये तो यूनिवर्सली रहेंगे ही। इसके अतिरिक्त जो है अध्यक्षता राम बहादुर राय साहब हैं, अध्यक्ष इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, सुना होगा नाम? हाँ, बड़े बड़े मतलब इसीलिए छोटी चीज़ नहीं बता रहे। सारस्वत अतिथि जो हैं यहाँ के चांसलर PK गुप्ता साहब हैं, वो रहेंगे और साथ में मैं बैठूंगा। ये इनॉग्रल सेशन का है, 10 बजे से 11:40 तक। इसके बाद चाय ब्रेक होगा और प्रथम सत्र हम शुरू करेंगे 12 बजे से 2 बजे तक के लिए। इसके विषय वस्तु है, इसमें मुख्य अतिथि और सत्राध्यक्ष रखा गया है प्रोफेसर मनोज दीक्षित, वाइस चांसलर बीकानेर यूनिवर्सिटी। वक्ता हैं इसमें
राजीव चूनी जी, अध्यक्ष SOS इंटरनेशनल, जो कश्मीर से आ रहे हैं, और इनका विषय है पाक अधिकृत कश्मीर के निर्वासितों की स्थिति व उन्हें पुनर्स्थापित करने के कार्य योजना की समीक्षा। दो चीज़ों में फर्क समझ लीजिएगा कि एक पाक अधिकृत कश्मीर से जो हमारे हिंदू इधर आए, और एक जो पाकिस्तान मतलब कश्मीर से निकल करके आए, कश्मीरी ब्राह्मण जिनको कहते हैं। कश्मीर वाले 48 में आए। ये POK जो बनाई 48 में था, 1948 में, तो ये 1948 में आए और तब से ये समस्या चल रही है और इसको किसी ने ध्यान नहीं दिया। महाराज श्री जब से गए हैं तब से इस पे वो लगातार काम कर रहे हैं और प्रयास है कि इनको कहीं सेटल कर दिया जाए, क्योंकि उनकी स्थिति बड़ी अच्छी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट विषय है भारत विभाजन के समय गुलाम कश्मीर बनने की पृष्ठभूमि और तत्समय राजनीतिक दलों एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों की भूमिका। इस पे बोलना तो था उड़ी के चेयरमैन को, लेकिन वो किसी वजह से कल उनका मैसेज आया कि हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसके स्थान पे लगाया गया है श्री रविशंकर हैं, संपादक गगनांचल और निदेशक सभ्यता अध्ययन केंद्र, ICCR का एक ब्रांच है। तो बहुत अच्छे मतलब विद्वान हैं ये। इंडियन काउंसिल या कल्चरल एग्रीकल्चर काउंसिल फॉर कल्चरल रिसर्च। सारस्वत अतिथि और वक्ता इस पीरियड में होंगे श्री सुनील पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार एवं विचारक। इनका विषय है कश्मीर की सारस्वत संस्कृति में शारदा सर्वज्ञ पीठ की भूमिका एवं पीठ प्रभावित होने से उपजी चुनौतियां, जो चैलेंजेस आई, क्योंकि पीठ हमारे पास नहीं है तो उसको कैसे किया जाए, उसके विषय में वो काफ़ी अध्ययन किया, उन्होंने बोलेंगे। द्वितीय सत्र हमारा प्रथम दिवस का सेकेंड सेशन जो होगा वो इसके बाद लंच ब्रेक हो जाएगा और फिर सेकेंड सेशन शुरू होगा 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक का। इसके मुख्य अतिथि और सत्राध्यक्ष हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, माननीय केंद्रीय मंत्री MSME भारत सरकार। सारस्वत अतिथि हैं हमारे और वक्ता हैं लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त अमित शर्मा जी, पूर्व कमांडर इन चीफ स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड भारतीय सेना। स्ट्रेटेजिक फोर्स सबसे ज़्यादा काम कश्मीर और कश्मीर से रिलेटेड इश्यूज पर करती है, तो उनको खोज के निकाला है हमारे लोगों ने और ये कोशिश करी है कि वो विस्तार से, क्योंकि ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं विशेष रूप से निवेदन करूँगा कि 2 सेशन, सेकेंड सेशन जो हमारा है और नेक्स्ट डे का फर्स्ट सेशन, आप लोगों में से जिन लोगों को भी समय हो जरूर अटेंड करें, क्वेश्चनर्स पूछें और कोशिश करें कि उसको हाईलाइट करें। वो चीज़ें बहुत अच्छी आ रही हैं इसमें। हम लोगों ने सामान्य से देखा होगा विषय वस्तु हटा के रखी है, केवल उसका कारण ये है कि ये वो विषय वस्तु है जिस पे लोगों का ध्यान कम जाता है। ये इनका विषय है जनरल शर्मा का, शारदा मुक्ति क्षेत्र में सामरिक चुनौतियां एवं दक्षिण एशिया में इसका प्रभाव। साउथ ईस्ट एशिया में देखा होगा इस समय बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं और बहुत सारी स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसका क्या रिपरकशंस हैं उसके विषय में ये मोटी मोटी बातें आपको बताएंगे। दूसरा विषय है शारदा पीठ का स्थापत्य एवं पुरातत्व सांस्कृतिक प्रतिमान। शारदा पीठ कैसे स्थापित हुई, उसकी क्या बैकग्राउंड है और उसके सांस्कृतिक अभिमान क्या क्या हैं, उस पर वक्ता होंगे डॉक्टर DV शर्मा साहब, पूर्व निदेशक भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हैं डॉक्टर शर्मा, बड़े अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा रिसर्च वर्क है इनका। नेक्स्ट डे 23 सितंबर जो मुख्य दिन है हम लोगों का, शनिवार, उस दिन शारदा अष्टमी है और इस वजह से ही महाराज श्री ने निर्देशित किया कि अभी तक हमने जितने पुरस्कार समारोह किए हैं वो शारदा अष्टमी को ही करते हैं,
इसलिए ये दिन चुना गया और इस दिन को रखा गया है। बहुत सारी दिक्कतें हम लोगों को आई हैं इस बीच में, दैट वी विल डिस्कस लेटर। जैसे पार्लियामेंट सेशन चलने की वजह से जिन लोगों ने कमिट किया था कि हम आ जाएंगे आपके प्रोग्राम्स में, उनके दिक्कतें हो रही हैं। मतलब आप सब लोग जानते हो, हम लोग घर में बैठे हुए बात करें। तो इसका प्रथम सत्र हम शुरू करेंगे 11 बजे से 1:30 बजे तक। मुख्य अतिथि हैं इसमें माननीय अशोक वाजपेयी जी, राज्यसभा सांसद, अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, बड़ा अच्छे वक्ता हैं। इसमें पावन सानिध्य और मुख्य वक्ता हमारे हैं, जरूर इनको सुनिएगा, पूज्य आचार्य श्री मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज। ये हनुमत निवास अयोध्या के पीठाधीश्वर हैं और जो वहाँ के जो 2 सबसे अच्छे वक्ता माने जाते हैं उनमें से एक हैं। इनको सुनने लोग बाहर से भी आते हैं, विदेशों से भी आते हैं। और आपके वर्तमान जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी फर्स्ट चॉइस ये रहते हैं कि उनका कोई भी कार्यक्रम होता है तो इनको विशेष रूप से बुलाया जाता है। उनसे हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया तो वो तैयार हैं, वो आ रहे हैं, उनका कंफर्मेशन आ चुका है। इसका इनका विषय रखा गया है परंपरा से युग पर्याय की अपेक्षाएं और युवाओं को हम अपनी संस्कृति से अपने संस्कारों को कैसे जोड़ें, इस पर ये वक्तव्य देंगे। बड़ा अच्छा होगा अगर इसमें से आप लोगों में से किसी को भी आप आना चाहें, स्वागत है। और परिवार के लोगों को भी लाना चाहें तो जरूर लाएं, ये आपके लिए बड़ा एजुकेटिव सब्जेक्ट होगा। उसके बाद हैं सारस्वत अतिथि और मुख्य वक्ता प्रोफेसर प्रमोद दुबे जी, राष्ट्रवादी चिंतक हैं ये, और इनका विषय है आध्यात्म का सामाजिक आर्थिक उन्नयन में योगदान। भारतवर्ष की जो हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति जिसको कहते हैं, उसने पूरे विश्व के विकास में अपना बड़ा अद्भुत योगदान दिया। और आज तक ये कोशिश बहुत हुई, आपने देखा बहुत सारे इन्वेजन्स हुए, चाहे वो मुगल पीरियड हो, उसके पहले हून हो, उसके पहले बाद में ब्रिटिश साम्राज्य रहा हो, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति यथावत बनी हुई है। उसको युवाओं से कैसे जोड़ा जाए, कैसे सामान्य लोगों को उसके बारे में रिवाइव किया जाए, इसके विषय में ये बोलेंगे। सारस्वत अतिथि इसमें रखे गए हैं प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी जी। ये महामंत्री हैं काशी विद्वत परिषद के और वहाँ की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। बहुत अच्छा नाम है अध्यात्म के फील्ड में, ये रहेंगे उस समय। और हमारे दूसरे अतिथि होंगे श्री अजित प्रसाद महापात्रा जी, अखिल भारतीय गौ सेवा प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उन्होंने भी सहमति दे दी है आने की, वो बाहर से आ रहे हैं और वो रहेंगे। और सत्राध्यक्ष इसमें रखा गया है, ना होगा, अयोध्या की धरती से आ रहे हैं, वेदांती जी का बड़ा नाम है संत समागम में, और कुछ अस्वस्थ थे लेकिन अभी तक ये कंफर्मेशन आ रही है कि वो आएंगे। इसमें अयोध्या के एक युवा कवि निकले हैं, आपने कुछ लोगों ने सुना होगा, जिनको कुमार विश्वास के ट्रस्ट ने अभी सम्मानित 51,000 रुपया दे के सम्मानित किया है। रामायण दर द्विवेदी। उनका एकल काव्य पाठ है 5 मिनट का जी। और उसके बाद पुस्तक विमोचन का सेशन है। लगभग 16 किताबें हैं हमारी जिनका विमोचन होगा। द्वितीय सत्र हम शुरू करेंगे अपराह्न 3 बजे, जो हमारा मेन सत्र होगा, जिसमें हम अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे आपसे कि आप अवश्य रहें, लाइव देखें, अच्छा लगेगा। और ये शारदा पीठ का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो वर्ष में एक होता है वो है। ये शाम को 3 बजे से लेकर 6 बजे तक के लिए होगा। इसमें महाराज श्री का पावन सानिध्य होगा। मुख्य अतिथि अभी तक के लिए जो रखा गया है फग्गन सिंह कुलस्ते साहब, माननीय केंद्रीय मंत्री, और अध्यक्षता करेंगे जनरल वीके सिंह साहब, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, जो आपके बगल से सांसद हैं। सारस्वत अतिथि में हमारे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक साहब हैं और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल साहब, जो न्यायाधीश हैं, वर्तमान न्यायाधीश हैं
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वो उपस्थित रहेंगे। वो इसके पूर्व जम्मू और कश्मीर के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होने से पहले। महाराज श्री की बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, और उन्होंने कहा कि उनको कहीं बाहर जाना था लेकिन वो आएंगे इसमें, ऐसी बात। ये ब्रीफली जैसा आपने पूछा था तो हमने डिटेल बता दिया आपको। सभी लोगों की स्वीकृति मिल चुकी है आने की। हाँ, एक्स राष्ट्रपति की उनकी भी आ चुकी है। कोविंद साहब, हाँ जी। इसमें समस्या यही हो रही थी कि कई मुख्य अतिथि रखे गए लेकिन नहीं रखेंगे तो बड़े नाम रखेंगे, छोटे नाम में कोई है ही नहीं। कोशिश की जा रही है, आप लोगों के उसमें हो रहा है तो एक अच्छा स्टैंडर्ड का कार्यक्रम हो। और आपने देखा होगा पुरस्कृत लोग भी ऐसे नहीं है कि अपना ही वो मेडल ला के दे दिया कि भाई इसको, जैसे रोटरी क्लब और लायंस क्लब में आप लोग देखते हो पार्लियामेंट सेशन नहीं होता तो सभी लोग निश्चित हो तो ये जो सम्मान समारोह, इसमें रीजन क्या है आपका? सम्मान मेरा उद्देश्य एक बात है, पाक अधिकृत कश्मीर के विषय में भारतीय संसद ने जो प्रस्ताव पास किया है निर्विरोध, उसको कार्यान्वित कराना, उसके कार्यान्वयन के लिए एक पूरे भारत में समग्र दृष्टि के लोगों को तैयार करना, जो कि उस अभियान को आगे बढ़ाना है। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? ना सर, पूरी जानकारी। मैं एक निवेदन करूंगा, 2 मिनट के लिए आप लोगों का और समय लूंगा। आज गणेश चतुर्थी का तिथि है। महाराज श्री ने आज निकलने के पहले कहा कि आज हरिशंकरी लगाया जाता है, पीपल, पाकड़ और बरगद, तो बड़ा शुभ होता है। तो ये कहीं और लगाने की बात हो रही थी, हमने कहा कि चूंकि शारदा कैंपस में चल रहे हैं तो हम लोग यहीं अगर लगा दें तो ये और फूले फलेगा, भगवान की कृपा रहेगी, अच्छा रहेगा। तो इसके बाद हम लोग चल रहे हैं नीचे, गड्ढा बन गया है, 5 मिनट लेंगे, आप लोग देखिए और फिर चाय पीते हैं। फिर थोड़ा सा वो करना तो वहीं कर ले, नीचे करेंगे यहाँ कर लो, जैसा तो आप जहाँ चाहिए। महाराज श्री के बारे में मैंने कहा तो उम्मीद करते हैं कि लोग भी, जितने सनातनी मानने वाले लोग होंगे वो भी इससे और गौरवान्वित महसूस करेंगे, उनको भी ज्ञान की प्राप्ति होगी। बाकी तो सर ने सब कुछ बता ही दिया, स्वामी जी ने। संस्कृति, धर्म, राष्ट्रवाद तीनों का सम्मिश्रण है इससे बेहतर और कुछ संगम हो नहीं सकता। राष्ट्र की भी संकल्पना संसद ने जो प्रस्ताव पास किया सबको चाय पिला के ले चले, उसको कार्यान्वित करने तो नीचे से ये लोग लौटेंगे नहीं। हाँ, तो पहले चाय हो ही है तो इनको चाय पिला दीजिए तब नीचे चला जाए। वहीं पर उन्होंने अपना, हाँ विनोद, तपस्या कर रहे थे तो उनको वहीं पर सिद्धि हुई पहली। तो एक बैकग्राउंड है, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, जो पौराणिक कहानियाँ आप लोग जानते होंगे कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उससे कुंभ घड़ा निकला, कुंभक जिसको कहते थे, जिसमें अमृत था। तो अमृत लेके देवता चले तो असुर उनके पीछे पीछे लग गए। तो 4 बूंदें 4 जगह पर गिरी इस पृथ्वी पे जहाँ पे कुंभ होता है। उसके बाद सोचे देवता लोग कि अब शायद असुरों से मुक्ति मिली गई, लेकिन वो स्टिल फॉलो कर रहे थे। और देवताओं की, ब्रह्मा जी की चिंता ये थी कि अगर ये असुरों को मिल गया तो वो अजर अमर हो जाएंगे, दे विल बी इमॉर्टल। तो इसलिए वो किसी भी हालत में नहीं चाहते थे कि ये असुरों को मिले। उन्होंने देवी से प्रार्थना किया, माँ शारदा से प्रार्थना किया कि इसको किसी तरह से बचाओ। लग गए, ये पुराणों में सिद्ध है, वी विल गिव यू द ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स। तो उसको उन्होंने कवर कर लिया और इसका सपना इनको, शंकराचार्य जी को यहाँ आया कि भाई मैं वहाँ पे हूँ, मुझको स्थापित करो। प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए ना, कोई भी देवस्थान होता है तो जो हिंदू माइथोलॉजी में प्रोविज़न है उसके हिसाब से उसकी प्राण प्रतिष्ठा जब तक नहीं होती है तब तक वो जीवंत नहीं माना जाता, उसकी पूजा, उसकी बाकी चीज़ें नहीं होती। तो वहाँ पर शंकराचार्य जी गए और वो स्थान आज की तारीख में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जनपद मुजफ्फराबाद में है। आप गूगल करेंगे शारदा, केवल शारदा लिखेंगे तो वो तुरंत दिखाई देता है। हमने देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप, मैंने भी देखा जी,
लोगों को बड़ा डाउट रहता है कि भाई ये 4 शंकराचार्य हैं, 5वें कहाँ से आ गए। तो वास्तव में अगर आप देखेंगे जो शंकर भाष्य है, जो ओरिजिनल पुस्तक शंकराचार्य ने लिखी थी, उसमें उन्होंने दिया था कि ये 4 जो पीठें थीं, ये इनको कहते हैं दिशा मूलक पीठ, मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। और इसके अतिरिक्त उन्होंने 3 समता मूलक स्थान बनाए, पीठ बनाए, जिनको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पीठ। उसमें 3 में है कांची कामटी, जो आज भी बरकरार है, काशी एंड कश्मीर। काशी अभी उसका स्वरूप नहीं है। कश्मीर में ये जब सारी चीज़ें हुई तो 2003 में काशी विद्वत परिषद, जो सबसे बड़ी रिकॉग्नाइजिंग बॉडी इंडिया में मानी जाती है ये धर्म स्थानों की, उन लोगों ने रिसर्च करके ये फाइनली प्रूव किया कि हाँ ये है। तो एक स्वामी करपात्री जी वहाँ पे हुआ करते थे, अब तो नहीं है उस दुनिया में, ब्रह्मलीन हो गए। तो करपात्री जी ने इनका अभिषेक किया। इनके पूर्व कई वरिष्ठ जो धर्माचार्य थे उनसे ऑफर किया गया कि आप शंकराचार्य उस पीठ के हो जाएं, लेकिन चूंकि पीठ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में थी और कश्मीर के टेरेन में सब लोग रहने को तैयार नहीं हैं, तो फाइनली इनको सिलेक्ट किया गया। 2003 में ये शंकराचार्य की पीठ पे स्थापित हुए और तब से अनवरत चल रहे हैं। अभी यंग हैं, आप देखेंगे तो ये हार्डली 55-58 के आसपास होंगे ये जो उम्र है। बाकी शंकराचार्यों की तुलना में कोई 80 वर्ष के हैं, कोई 78 वर्ष के हैं। ये फिजिकली फिट हैं और सेना वगैरह के बीच में घूमते हैं। अभी फोटोज़ में आपको दिखाता हूँ कुछ, उड़ी में, पुंछ में, क्योंकि बॉर्डर से इनकी पीठ जो है मात्र 18 किलोमीटर पे है, लेकिन वो पीठ जो है कृष्ण गंगा नदी कहते हैं, कृष्णा रिवर, कृष्ण गंगा नदी के ऊपर है। और उस पीठ की विशेषता ये है कि वो नीलम वैली कहते हैं। नीलम वैली दुनिया के जो सबसे सुंदर 3 स्थान माने जाते हैं, उनमें से एक स्थान माना गया है। और उसको वास्तव में अगर आप फोटोज़ केवल देखिएगा तो आपको ये महसूस होगा कि हाँ वास्तव में ये दुनिया के सबसे सुंदर स्थानों में से एक है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि हम उस पीठ तक जा नहीं सकते। अभी उसके भग्नावशेष हैं वहाँ पे, लेकिन उसके चारों तरफ आपने देखा होगा गूगल करके तो तोपें लगा रखी हैं, पाकिस्तान की आर्टिलरी लगी हुई है उसके चारों तरफ। इस स्ट्रेटजी के साथ कि हाँ आओ विनोद आप इधर आ जाओ, इस स्ट्रेटजी के साथ कि जब भारतीय सेना कभी गलती से भी अटैक करेगी तो धर्म स्थान पे अटैक नहीं करते हम लोग। तो मैं सेना के बैकग्राउंड से हूँ, तो हम लोग कहीं भी अटैक करते हैं, किसी भी धर्म का कोई स्थान होगा तो उसको हम लोग इज्जत देते हैं, मर्यादा देते हैं, उस पर अटैक नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने को बचत के लिए, और उसके बिल्कुल पड़ोस में ये लॉन्चिंग पैड्स हैं जहाँ से ये टेररिस्ट ट्रेन करके भेजे जा रहे हैं, जिसकी समस्या आप देख रहे हैं अनंतनाग में और बाकी जगहों पर। तो हम लोग इस पीठ से जुड़े हुए हैं पिछले 5-6 वर्षों से। और शंकराचार्य जी चूँकि बड़े सरल व्यक्ति हैं, अभी आपसे मिलेंगे तो आप देखेंगे कि वो बाकी शंकराचार्यों वाले आडंबर नहीं हैं। इनको ज़मीन पर भी बैठा दीजिए तो बैठ जाते हैं, बहुत ही सरल हैं। ज्ञान का भंडार है, सिर्फ इतना है कि बोलते बहुत कम। ही स्पीक्स वेरी लेस। उसके लिए तो हम लोग बैठे, हम लोग बात करें। नहीं नाम क्या हो गया, क्या स्वामी इंडिया को नहीं छोड़। तो ये चातुर्मास इस बार गाजियाबाद में कर रहे हैं, तो इसलिए इनकी मजबूरी थी कि जो कार्यक्रम इन्होंने जम्मू में रखा था वो जम्मू में नहीं हो सकता था, उसको NCR में करना था। तो हम लोग काफ़ी घूमे टहले और कई जगहें देखी गई। अंत में उन्होंने इस स्थान को इसलिए चुना कि शारदा पीठ है और शारदा यूनिवर्सिटी है, दोनों चीज़ें मैच कर रही थी। मतलब बैकग्राउंड बता रहे हैं ना। सम्मान में क्या कैटेगरी रहेगी? हाँ, सम्मान में आ रहा हूँ मैं, आपको सारी डिटेल्स दे रहा हूँ। ये सर एक बात और बता दीजिए, वहाँ कर क्यों नहीं पाए आप? मेरे तो वहाँ कर नहीं पाए इसलिए क्या कुछ? ये इसलिए नहीं कर पाए कि चातुर्मास है। इस समय जो चातुर्मास चल रहा है उस समय जहाँ ये लोग रहते हैं वहीं पर व्यवस्थित हो जाते हैं, वहाँ से हिल नहीं सकते, मूव नहीं, उस एरिया को नहीं छोड़ सकते। कश्मीर जम्मू यूनिवर्सिटी में तय हो गया था, लेकिन यहाँ से जब तक चातुर्मास खत्म, और चातुर्मास के बीच में ही ये शारदा अष्टमी पड़ रही है। 2005 से जो लगातार हो रहा है तो वही जम्मू में ही हो रहा है। श्रीनगर जम्मू करके करते हैं। ये पहला बार है जी।
ये 12वां है, 11 हो चुके हैं अभी तक। हाँ हाँ, ठीक से बता दें आपको, सैन्य सेवा में सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है भारत में वो परमवीर चक्र होता है। बिल्कुल सर। तो हम लोगों ने परमवीर चक्र लोकेट किया है ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र यादव में, जी, जिनको कारगिल वॉर में 18 गोलियां लगी थी। वो एलाइव हैं, भगवान की बिल्कुल सर। हैं, वही बचे थे। नहीं, गाजियाबाद गाजियाबाद रहते हैं। हिंडन के पास रहते हैं। एक नीरज सिंह भी हैं सर, पर वो अभी जिंदे नहीं हैं। नहीं, ये वो पोस्टह्यूमसली वाली बात अलग हो जाती है, तो फिर परिवार के लोगों को बुलाओ। जी। ये एलाइव हैं। हाँ जी, एक उनसे बात एलाइव होती और है है सर। कैप्टन बाना सिंह, जिनके दोनों पैर उड़ गए थे बिल्कुल सर। 65 वॉर के। अलीगढ़ से हैं सर। नहीं, वो कश्मीर से हैं, लेकिन वो आने की स्थिति में नहीं है। जी।